पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली कर्मस्थली पर मैं आई हूँ। मुझे गर्व है कि ऐसे महामानव का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ, स्वरह गांव में। और ये पवित्र भूमि है हमारे सबके लिए, और ये पवित्र भूमि को मैं नमन करती हूँ और आशा रखती हूँ कि दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो विचारों हमारे सामने रखे हैं, ये विचारों के अनुरूप हम हमारा कार्य करते रहें, स्वयं भी करें, और जो काम हम सब मिलकर कर रहे हैं वो करते रहेंगे। आप सबको पता है कि उपाध्याय जी ने पूरा जन्म क्या किया, समाज सेवा के लिए, एकात्म मानव के लिए, कृषि के क्षेत्र में, महिलाओं की उन्नति के लिए, बच्चों की, युवाओं की शिक्षा के लिए, अर्थव्यवस्था में सुधार हो उसके लिए, और समाज में सामंजस्य हो, शांति हो, सद्भाव हो, जाति जाति का कोई विवाद न हो, ऐसा काफी कुछ हम लोगों को बताया है। और ये सब हमें पता है मित्रों, लेकिन आवश्यकता है इम्प्लीमेंटेशन करने की, धरती पर उतारना। विचारों तो कई लोगों ने रखे हमारे यहाँ। देखिए, मदन मोहन मालवीय जी ने BHU बनाया, गोरख में बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चे जब बाहर निकलते हैं तब ऐसे विचार लेकर निकलना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य बनता है मित्रों। जब मैं महिलाओं की बात करती हूँ, महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं की सुविधा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो हमें जो प्रयास करना चाहिए, इसमें और आगे करने की आवश्यकता मुझे लगती है मित्रों। हमारी महिलाएं आज से 15 साल पहले घर में ही बैठी रहती थी, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वो काफी पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो या कम पढ़ी लिखी हो या PhD किया हुआ, सब में कुछ न कुछ करने का जिम्मे होता है। यदि उसको कुछ शिक्षण मिल जाता है, शिक्षा मिल जाती है, तो अपना कौशल दिखाती है। और मैंने गुजरात में भी देखा है, छत्तीसगढ़ में देखा है, मध्य प्रदेश में देखा है, और आज उत्तर प्रदेश में भी देख रही हूँ। ऐसे ही ग्रुप के माध्यम से आज लाखों महिलाएं बाहर निकल चुकी हैं। सिर्फ बाहर निकली है ऐसा नहीं, घर का काम काज करते हुए, बच्चों का पालन पोषण करते हुए, और जो हमारी जिम्मेवारी है, खेती की हो या कुछ भी हो, वो करते हुए वो शिक्षित हुई है और अपने अपने तरीके से हर माह में 5,000 10,000 रुपया कमा लगी है। और इसका जो परिवर्तन आया है वो आप सबके सामने मैं रखना चाहती हूँ। वही महिला थी जो पहले वो कहती थी कि बच्चियों को पढ़ाने की क्या जरूरत है, वो तो ससुराल जाएगी, काम करेगी, बच्चा पैदा करेगी, घर का कामकाज करेगी। वो इसकी सोच थी। आज वो ही महिला आज मेरे सामने बोलती है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं,
लेकिन जब से ये काम करने लगे हैं तब से ऐसा लगता है कि पढ़ने की आवश्यकता है, शिक्षा लेने की आवश्यकता है, ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। और इसी वजह से आज मेरी बेटी को भी अच्छे अच्छे स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़ा रही हूँ। ये बदलाव है मित्रों। और जब महिलाओं का विचारों में बदलाव आता है तो हम जो चाहते हैं समाज में परिवर्तन, वो परिवर्तन हम ला सकते हैं। 50% महिलाएं यदि घर में सीमित हो जाती हैं, इसका कौशल का विकास नहीं होता है और ये जो काम करना चाहती है वो कर नहीं सकती है, तो उसका परिवार भी आगे नहीं बढ़ सकता है, उनके बच्चों भी आगे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। और ऐसा होता रहा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। और इसी वजह से हम कई बार सुन चुके हैं, भारत की या तो कोई राज्य की 50% महिलाएं की शक्ति का उपयोग जो देश के विकास में या प्रदेश के विकास में नहीं होगी तो वो देश या प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। अभी युवाओं की बात है मित्रों, जो शिक्षा हम प्राप्त करते हैं केजी से लेकर पीजी तक, अभी नई शिक्षा नीति हमारे सामने आई है। काफी सालों के बाद ये शिक्षा में परिवर्तन आया और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत ही जरूरी था। और ये काम करके दिखाया है जब भारत सरकार और हमारे शिक्षा मंत्रालय ने और हमारे शिक्षाविदों ने, रिसर्चरों ने जो सहयोग दिया है इसमें। अब ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको धरती पर उतारना है, इम्प्लीमेंटेशन करना। और इसमें जो दीनदयाल जी ने जितने विचार रखे हैं, ये सभी विचार ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समाहित हैं। हम गहराई से देखें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनाई गई है, गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। और पढ़ने के बाद, समझने के बाद जब हम हमारी प्राइमरी स्कूलों में, केजी में, मतलब आंगनवाड़ी में, हाई स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो उसके जो विचार थे वो विचार के अनुरूप हम हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी आज चलती है मित्रों। मैं तो शिक्षा के साथ 30 साल से जुड़ी हुई हूँ। इसके बाद 10 साल गुजरात में शिक्षा क्षेत्र में काम किया। इसके बाद 5 साल से यूपी मध्य प्रदेश में काम कर रही हूँ। क्या हम लोगों ने कभी गहराई से देखा है कि हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में किस प्रकार की शिक्षा हो रही है? जो हम पढ़ाते हैं उसका उपयोग आने वाले समय में हमारे युवा कर सकते हैं। और इसी वजह से उद्योग की बात की गई, ट्रेनिंग की बात की गई। हर साल नया सिलेबस 10% से 30% आना चाहिए। इतने दुनिया भर में रिसर्च होते, रिसर्च है उसको समझना और इसके आधार पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में थोड़ा सा परिवर्तन करना कि जिसकी वजह से आज का युवा दुनिया में किस तरह से काम हो रहा है वो सही ढंग से सीखे। लेकिन इसके लिए हम प्रयास ही नहीं करते। जो चला आया वो चला आया, वो ही चला गया। आज टेक्नोलॉजी का उपयोग देखिए मित्रों, टेक्नोलॉजी ने हमें सिखाया। कब सिखाया? कि जब कोरोना आया। और कोरोना के समय पर जब सभी स्कूल कॉलेज बंद हो गए, तब विचार आया कि ये तो लंबा
लंबा एक समय तक चलने वाला है, तो क्या हमारी पढ़ाई बंद हो जाएगी? वो तो हो ही नहीं सकता है। और इसी वजह से ऑनलाइन शिक्षा, वर्चुअल शिक्षा की शुरुआत हुई। जब आपत्ति आती है तब नए विचार आते हैं। आपत्ति को अवसर में बदलने के लिए ये प्रयास शुरू हुआ और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में अध्यापकों ने सबको तैयार किया, ऑनलाइन रखा, ऑनलाइन पढ़ाया और तब से लेकर 2-3 साल से यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा उपयोग शुरू हुआ। मैं एक तो एग्जाम्पल आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा काम है बदलना। हम जब तक हमारी गलतियों की ओर हम नहीं देखेंगे, गलतियों की चर्चा कहीं हम नहीं करेंगे, तो गलतियां दूर कैसे होगी मित्रों? दूर कैसे होगी? हमारे पास तो टेक्नोलॉजी है ही मित्रों। हम लोग तो गुजरात में 2003 से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सभी जनपद में, सभी स्कूलों तक पहुंचते थे, ऑनलाइन चर्चा करते थे। अभी एक यूनिवर्सिटी, कॉलेजों में कई लोग मेरे पास आते हैं और ये कंप्लेंट मेरे पास करते हैं कि देखिए हमारे एरिया में टेक्निकल कॉलेज नहीं है, हमारे एरिया में वो कॉलेज नहीं है, और गवर्नमेंट तो हर साल कॉलेज नई देती रहती है, कई 20 देती है, कई 30 देती है। अब इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की ही जरूरत है और कुछ करने की जरूरत नहीं है कि नई कॉलेज कहाँ देनी है। अभी टेक्नोलॉजी का उपयोग करो, जियो टैगिंग करो, कहाँ कॉलेज है, कॉलेज का बिल्डिंग है कि नहीं, एक कॉलेज से दूसरी कॉलेज के बीच में अंतर कितना है, कॉलेज में स्टूडेंट कितने हैं, कॉलेज में अध्यापक कितने हैं, कॉलेज में रिजल्ट कब आता है, कॉलेज में वो कब होता है, ये सब जियो टैगिंग के द्वारा हम कर सकते हैं। और इसमें से पता चलता है कि जब नई कॉलेज देनी है तो कहाँ हम देंगे। एक बटन दबाओ, पूरा एरिया आपके सामने आ जाएगा और आपको ये पता चलेगा कि एक एरिया ऐसा है जहाँ टेक्निकल कॉलेज नहीं है। तो राज्य सरकार ये चाहती है आपके पास से, यूनिवर्सिटी के पास से, कि आप गाइड करो कि नई कॉलेज देना है तो कहाँ देना है। तो ये टेक्नोलॉजी का उपयोग के द्वारा हम कर सकते हैं मित्रों। दूसरा, मैं पेपर में पढ़ती रहती हूँ, मार्कशीट बदल गई, मार्कशीट में वो हो गया, फिर हल्ला बोल, 1 साल पहले, 2 साल पहले की डिग्री, सर्टिफिकेट नहीं मिला। क्या डिजी लॉकर नहीं है हमारे पास? नहीं है तो करवाइए डिजी लॉकर। जो तैयार होता है, तो जैसे ही एग्जाम हो गई, डिग्रियां तैयार हो गई कि तुरंत आप लॉकर में डाल दो। जिस तरह हमारे ऑर्नामेंट रखते हैं ना लॉकर में, आप इसमें डाल दो, विद्यार्थी को इसका कोड नंबर दे दो, घर बैठे वो अपना सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट ले लेगा। क्या जरूरत है ये सब करने की मित्रों? तो ये जो आधुनिक पद्धतियां हमारे सामने आई है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब कुछ हम कर सकते हैं मित्रों। और हमारे जो युवा है, ये युवा में ये मोबाइल हाथ में लेकर पूरे विश्व को छानबीन करते रहते हैं। इसका उपयोग करने की जरूरत है। तीसरा, अब रिक्रूटमेंट
अभी भ्रष्टाचार की बात हो रही है मित्रों, और मैं जहाँ जन्मस्थली पर जाकर आई तो पूरी दीवार मुझे बहुत अच्छा लगा कि दीनदयाल जी के जितने विचार थे ये सब इसमें लिखा हुआ था। इसमें भ्रष्टाचार की बात भी होने का ही है कि भ्रष्टाचार दूर करिए। भ्रष्टाचार दूर करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का उपयोग हो सकता है मित्रों, और धीरे धीरे करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार ये काम कर रही है। रिक्रूटमेंट, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ लेकिन सालों हो गए, मुझे कंप्यूटर नहीं आता है, और 10 साल के बाद जो लोग पढ़े लिखे हैं वो इसमें एक्सपर्ट हैं। अब एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी देखिए मित्रों आपके सामने, जो 30 साल से कॉलेज में काम करते हैं, 30 साल से जो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, उनको वो नहीं आता। लेकिन जो 10 साल से आज तक जो बच्चे पढ़कर तैयार होकर बाहर निकले हैं, वो तो एक्सपर्ट हो ही गए। अभी आप इसमें थोड़ा सा भी नीति नियम तय करोगे तो ऐसे होनहार बच्चे प्रोफेसर के रूप में, अध्यापक के रूप में यूनिवर्सिटी में आएंगे, और जो नए रिक्रूटमेंट होगी वो ही टेक्नोलॉजी का काम करके यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अब इसमें भी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। यूजीसी के द्वारा एपीआई तय कर लो। इंटरव्यू, क्यों एक ही व्यक्ति इंटरव्यू लेती है, 5 व्यक्तियों अलग अलग जगहों पर बिठाओ, रिकॉर्डिंग करो। आपने प्रश्न पूछा, जवाब दिया, उसने सही जवाब दिया है तो उसको मार्क्स दीजिए। प्रेजेंटेशन करिए, एक प्रोजेक्ट उसको दे दो, बताओ कि प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करना कैसे करोगे, तो आपके सामने वो प्रेजेंटेशन करेगा, सब लोग देखें, इसका भी रिकॉर्डिंग हो, और इसके आधार पर आप जो नियुक्ति करते हो तो किसी को कुछ अन्याय नहीं होगा, और होनहार बच्चे आपकी यूनिवर्सिटी में, आपकी कॉलेज में आएंगे जो भविष्य में आपका काम टेक्नोलॉजी के द्वारा करके दिखाएंगे। लेकिन अब होता है कि मैं मंत्री हूँ और मेरे बच्चे को नौकरी चाहिए तो मैं बताती हूँ भाई कोई भी हो जाए उसका जरा कर दो कर दो कर दो, और नहीं किया तो जितनी ये काम किया है यूनिवर्सिटी ने बहुत गलत तरीके से किया है, गलत तरीके से किया। फिर एप्लीकेशन, फिर आवेदन, फिर राज्यपाल, फिर मंत्री, घर पर पहुंचो, रद्द कर दो, वो कर दो। अरे भाई क्या ये सब हो रहा है? भ्रष्टाचार दूर करना है तो नीति नियम का पालन करना ही पड़ेगा। यदि आप नीति नियम का पालन करते हो तो किसी को अन्याय आपके हाथ से नहीं होगा, और न कोई आंदोलन होगा, न कोई हल्ला बोल होगा। मित्रों, प्रोजेक्ट वर्क मित्रों, क्या यूनिवर्सिटी और गांव के बीच में कोई संबंध है? कैंपस में बने रहते हैं सभी अध्यापक, सभी विद्यार्थी, आओ पढ़ो, लेक्चर दे दिया, रिजल्ट हो गया, अब चले जाओ। हमारा काम है गांव का उद्धार करने का, गरीबों तक पहुंचने का, किसानों तक पहुंचने का, महिलाओं तक पहुंचने का, स्वयं से संस्थाओं तक पहुंचने का, और देश में, राज्य में जितनी समस्याएं हैं वो समस्याओं को समाधान करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। अभी अच्छा हो रहा है मित्रों कि मैंने यूनिवर्सिटी को कहा कि 5 गांव गोद ले लो भाई। गांव के बच्चे ही पहुंचे, हमारे स्टूडेंट्स ही पहुंचे। कल्पना करिए, वहां गांव में जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्वच्छता का काम कर रहे हैं,
यूनिवर्सिटी वाले बच्चे गांव-गांव खेत तक पहुंचे, नई टेक्निक उसको सिखा रहे हैं, ड्रोन लेकर जा रहे हैं, ड्रोन उड़ाते हैं, किसान को दिखाते हैं कैसे छिड़काव करना है, कैसे सीड डालना है। आपका खेत है, कहाँ बीमारी आई है फसल को, कितने एरिया में फसल को बीमारी आई है, ये सब संशोधन हो चुका है मित्रों। पूरे खेत में बीमारी नहीं आती है मित्रों, लेकिन एक एरिया ऐसा होता है जहाँ बीमारी है, तो छिड़काव वहाँ ही करो। इतना एरिया में पूरे खेत में छिड़काव करने की जरूरत नहीं। ये सब संशोधन हो चुका है, ड्रोन बन चुका है। वो ही बात लेकर हमें किसान के पास पहुंचना है, तो बचत भी हो जाएगी और बच्चों को नए नए संशोधन ड्रोन में करने का अवसर प्राप्त होगा मित्रों। और ये यूनिवर्सिटी आज हमारे युवक ये सब कर रहे हैं मित्रों। आप सोचिए, एक यूनिवर्सिटी डिफेंस वाले 10 प्रोजेक्ट ये यूनिवर्सिटी को दिया कि करके दिखाइए हमें। डिफेंस वाले, सेना वाले, कि हम दूर दूर जंगलों में हमारे सेना के सैनिक काम करते हैं, दूर से देखते हैं, लेकिन आतंकवादी को पता नहीं चलता है, हमें ये पता करना है। तो ऐसे ड्रोन बनाइए कि कहीं भी वो हो तो वहाँ से मैसेज आए कि ये वहाँ आतंकवादी है, और वो वे लोगों ने संशोधन करके उसको दिया मित्रों। तो समाज में क्या जरूरत है, इसका समाधान तो यूनिवर्सिटी में ही हो सकता है या रिसर्च संस्थाओं में हो सकता है, लेकिन जब तक हम वहाँ नहीं पहुँचेंगे तब तक समाधान नहीं होगा मित्रों। हम एक यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक स्थापना दिन था। इस स्थापना दिन में मैं गई थी, वहाँ भी रिसर्चर थे। तो मैंने ये कहा मित्रों कि जितने बच्चों का जन्म होता है इसमें 80 लाख से भी ज़्यादा बच्चे अंध जन्म लेते हैं। पैर नहीं है, आँख नहीं है, कहीं ना कहीं बीमारियाँ, कहीं ना कहीं शरीर में डिफेक्ट है। क्या हम जब ये बच्चा माता के गर्भ में पलता है तब हम उसको देखकर संशोधन कर सकते हैं कि इसकी आँख बराबर नहीं है, इसका हार्ट बराबर नहीं चलता है, हार्ट में होल है, किडनी बराबर नहीं है, वो डिफेक्ट है, हाथ में डिफेक्ट है, वो कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अभी सोचिए कि ऐसा जो कोई रिसर्च हो जाता है और हमारे स्टूडेंट तैयार हो जाते हैं, और ऐसे साधन तो है ही, लेकिन हमारे पास ऐसे साधन उपकरण उपलब्ध नहीं होने की वजह से माताओं के गर्भ में जो बच्चे पलते हैं उसको हम देख नहीं पाते हैं। सिर्फ हमारे डॉक्टर उसका हार्ट बीट वगैरह वगैरह देख लेते हैं और कहते हैं कि दवाई लेते रहो, बच्चा अच्छा है। फिर जन्म होता है तब पता चलता है कि वो तो हार्ट में, हृदय में होल है और उसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। जब शुरुआत होती है बच्चों की डेवलप की, उसी समय जब हार्ट में होल है तो उसकी दवाई इसमें हो सकती है और एक स्वस्थ बच्चे का जन्म हम कर सकते हैं और दिव्यांग बच्चों का संख्या हम कम कर सकते हैं। जरूरत है जो समस्या है वो समस्याओं को हल कर देगी। अभी हमारे वड़ा प्रधान ने कहा 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है। कितने बच्चे, कितने पेशेंट हैं आपको पता है पूरे देश में? जब तक हम साथ में मिलकर ये काम नहीं करेंगे तो ये टीबी वाले बच्चे तो मरते ही जाएंगे। लेकिन एक थोड़ी सी सहाय यदि आम समाज कर देता है
स्वयंसेवी संस्था हो, हम सब हो, और एक बच्चे को जिम्मेवारी लेते हैं और उसको गुड़, चना और मूंगफली हर 15 दिन में पहुंचाते हैं, तो वो खाएगा और मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि 6 महीने में वो टीबी में से मुक्त हो जाएगा, हो जाएगा। और ये पूरा अभियान यूपी में चल रहा है और हमारे डीएम वगैरह ये काम कर रहे हैं। क्या ये हमारा दायित्व है कि नहीं? दीनदयाल उपाध्याय जी ने वही कहा है भाई कि समाज में जितनी समस्याएं हैं उसको हैंडल करिए। इसी तरह मैं आज आई हूँ तो ये भी बताऊँ, कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय का कैंसर सबसे ज़्यादा भारत में है, सबसे ज़्यादा भारत में है। और यूपी में तो 24 करोड़ की आबादी है तो स्वाभाविक है ज़्यादा होगा ही, लेकिन इसकी भी वैक्सीन है, HPV। यदि हमारी बेटी को 9 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र में हम उसको वैक्सीन दिलवा देते हैं तो उसको कभी भी कैंसर नहीं होगा, ये गारंटी है। लेकिन हमें पता नहीं है, और पता है तो ये सोचते हैं कि 2000 रुपये की एक वैक्सीन आती है, 2 बार देनी पड़ती है, तो एक बेटी के लिए 4000 रुपया क्यों खर्च करें? क्या ये सोच हमारी सही है? यदि लड़के को होता तो 4000 नहीं 10,000 का खर्च करके भी उसको वैक्सीन दिलवा देते, लेकिन लड़की है ना, चलेगा भाई। मैं आज दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों के अनुरूप आज इधर इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया, तो मैं आप सबको ये विनती करने जा रही हूँ कि आपके घर में 9 से 14 साल की बेटी हो तो एक ही वीक में आप लगवा दीजिए। मित्रों, 2000 खर्च करो कि 4000 रुपया खर्च करो, लगवा दीजिए यदि आपकी बेटी आपको प्यारी हो तो। अरे 3 साल की उम्र में कैंसर हो गया, 2 बच्चे अनाथ हो गए, फिर हम रोते रहते और उसी समय याद आएगा कि हाँ उसी समय उसको 2000 रुपये का खर्च करके वैक्सीन लगवा दी होती तो ये समय नहीं आता। और 14 से 16 साल की बेटी हो घर में तो भी वैक्सीन चलती है, लेकिन 3 डोज देना पड़ता। भारत सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने कोरोना की जिस तरह वैक्सीन को तैयार करवाया, इसी तरह ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन भी तैयार करवा दी है और उसका विमोचन भी हो गया, समाज में रख दिया। अब मत सोचिए कि कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में मिली थी तो ये सर्वाइकल कैंसर भी मुफ्त में मिले, ऐसा मत सोचिए मित्रों। 100 रुपया या 200 रुपया तो 300 रुपये से ज़्यादा उसका खर्च नहीं होगा। और मैं प्रार्थना करती हूँ आप सबको, जब कैंसर के मरीज को देखते हैं तब जो दया आती है ना, वो हमें नहीं करना है। हमारी बेटी को स्वस्थ रखना है, स्वच्छ रखना है और उसको अच्छी जिंदगी जिए, इसके लिए प्रयास करना है मित्रों। हमारी कृषि क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं मित्रों, मुझे बहुत ही गर्व होता है मित्रों जब हमारी महिलाएं कृषि क्षेत्र में काम करती हैं। और इसमें कई महिलाएं ऐसी हैं जिसके पास लैंड नहीं है, जमीन नहीं है, कहीं से किराए पर थोड़ी सी जमीन कोई किसान के पास से मांग करती है किराए पर, और एक किराए पर जो जमीन लेती है उस पर वो खेती करती है। और जब वो खेती से जो फसल पैदा होती है और वो फसल लेकर जब वो राजभवन पहुंचती है और मुझे दिखाती है
कि मैंने मशरूम पैदा किया है और ये मशरूम के माध्यम से ऐसी महिलाएं हमारे देश में हैं मित्रों, और उसको आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार काम कर रही है। लेकिन हमें ये दिखता नहीं है, हमें ये दिखता नहीं है, क्या कि महिला बोलती नहीं है। अब महिलाओं ने हाथ में झंडा उठाया है मित्रों, किस लिए? दारूबंदी के लिए, दारूबंदी के लिए गांव गांव झंडा लेकर घूमती है, दारू बंद करो, दारू बंद करो। मित्र, दारू पीने से क्या होता है मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बदिया है सब कुछ, बदिया। दहेज प्रथा से ग्रस्त है ये समाज। ज्यादा पढ़ाई, ज्यादा दहेज, वाह। इंजीनियर हुआ, ज्यादा दो, डॉक्टर हुआ, इससे ज्यादा, टीचर हो तो थोड़ा सा कम, प्रोफेसर हो तो इससे ज्यादा। मित्रों, क्या सही है? सब दुख होता है मित्रों। और मैं सबसे पहले मैंने बताया कि जो मैंने देखा है ये सब आपके सामने मैं बोलूंगी मित्रों। आपने कभी जेल देखी है? जेल में गए हो ना, देखी हो वाला बात, मैं तो देख रही हूँ मित्रों। जेल में जब मैं महिला वार्ड में जाती हूँ ना, और महिलाओं जो चौधार आंसू से मेरे सामने अपनी बात रखती है, छोटे छोटे बच्चे इसके साथ वहाँ जेल में रहते हैं। कभी सोचा है हम लोगों ने? कभी सोचा है? दहेज, मैं पूछती हूँ कि क्यों हुआ, क्या हुआ, आपने क्या किया? इसका दोष है नहीं है, इसमें मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन एक दहेज प्रथा जब पूरा परिवार को खत्म कर देती है, तब उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है हम सबको। और यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स नहीं होना चाहिए इसका कि मत करो भाई। आपकी बहन होगी, उसको जब 25 लाख रुपया देने के सामने आएगा, तब आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों मांगा, क्या कि मुझे देना पड़ता है, और इससे फायदा भी क्या है। मांग लिया, दिया नहीं, ऊपर से जेल मिली। दहेज तो मिला नहीं, घर में से बेटी चली गई, माँ बेटा सब कुछ जेल में, बच्चे सब कुछ जेल में। ये सोचने की आवश्यकता है। और इसी वजह से ये विषय मैं यूनिवर्सिटियों में भी रखती हूँ, संकल्प करवाती हूँ कि आप संकल्प करिए। आज आपको अवार्ड मिला है, गोल्ड मेडल मिला है, लेकिन किसी के पास से गोल्ड मत मांगना, ये संकल्प करके जाओ। परिवार को भी ये सब सोचना पड़ेगा मित्रों। बहुत दुख होता है मित्रों। बाल विवाह, छोटे छोटे बच्चे 15 साल, 10 साल, 70 साल, 18 साल के बच्चों का विवाह कर दो, बस छुटकारा। जहाँ उसकी पढ़ाई की जरूरत है, उसका अवसर पढ़ाई का, समय पढ़ाई का हो, उसी समय उसका बाल विवाह हो जाता है। और हमारी पुलिस, उनको पता है कि इधर बाल विवाह हो रहा है, लेकिन उसको रुकेगा नहीं। क्यों? एप्लीकेशन किसी ने नहीं की, और एप्लीकेशन आएगी तो ही हम काम करेंगे भाई। अरे रूल्स है, इसमें एप्लीकेशन की कोई आवश्यकता नहीं। आप वहाँ जाकर बंद करवा सकते हो, या तो आगे से बंद करवा सकते हो कि यदि ये जो विवाह हुआ तो हम आपके पास एक्शन लेंगे। ये जागृति की आवश्यकता है मित्रों। जब कायदा है, रूल्स है, इसमें क्या आवेदन की जरूरत है, क्या एप्लीकेशन की आवश्यकता है?
फिर भी हमारे सामने ही एक बच्चे या तो बेटी का विवाह हो जाता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, तब हम आँख बंद करके बैठे रहते हैं। ये जन जागृति की ज़रूरत है मित्रों। और मैं चाहती हूँ कि जब तक हम इस विषय पर चर्चाएं नहीं करेंगे, इस विषय पर हम आगे जाकर बंद नहीं करवाएंगे, तब तक हम चर्चाएं करते रहेंगे, वेबिनार भी करते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे और इसका परिणाम मिलता है मित्र। ऐसा नहीं कि परिणाम नहीं मिलता है। किसी को तो नेतृत्व करना पड़ता है और जब एक व्यक्ति नेतृत्व करती है तो उसके साथ चलने वाले अनेक लोग आगे आ जाते हैं, क्योंकि हर के मन में ही है कि बंद होना चाहिए। लेकिन नेतृत्व कौन करे, लाठी कौन खाएगा? जो लाठी खाएगा वही परिवर्तन ला सकता है मित्रों, वही परिवर्तन ला सकता है। आज के अवसर पर यही हमारे दीनदयाल जी का चिंतन था मित्रों। मैं तो उसकी बुक्स भी पढ़ी है। उन्होंने जो एग्जाम्पल दिए हैं ना, ये भी पढ़ने जैसे हैं, पढ़ने जैसे कि कैसे कैसे एग्जाम्पल, उदाहरण देकर उन्होंने समाज को समझाने का काम किया है मित्रों। ये चिंतन है और ये चिंतन हमारे सामने जब दीनदयाल जी ने रखा है, समाज परिवर्तन कैसे हो सकता है, कैसे हम कर सकते हैं, ये दिशा दिए है। ये दिशा पर हम चले और एक अच्छा समाज बने मित्रों। ऊंच नीच का भेदभाव न हो, जाति वाति का भेदभाव न हो। अरे मैं ये जाति में, ये जाति में, ये जाति में, ये जाति। मित्र सुनिए, जब मैं कुलपति की नियुक्ति करती हूँ तो मेरे सामने तो ये हो कि जो जिसके पास चिंतन है, जिसके पास सोच है, समझ है, दृष्टि है, ऐसे लोगों का कहीं न कहीं चयन होना चाहिए कुलपति के रूप में। लेकिन बोलते यादव नहीं आया, ठाकुर नहीं आया, वो नहीं आया। अरे मैं यादव ठाकुर करूं? क्या सोच है हमारे सब लोगों की? तो समाज में ये जातियां दूर कैसे होगी मित्र? और एक व्यक्ति वहां जाता है तो ये जाति के लिए काम नहीं करेगा। वो तो हमारे जो बच्चे हैं, वो बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिले, उसका सर्वांगीण विकास कैसे हो, एक भारत का होनहार बच्चा कैसे हो, ये सोचेगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी को बोलते हैं अमृत पर्व। मैं आज सबको बताना चाहती हूँ मित्र कि आज के कॉलेज के युवक कि 11 वर्ष से ऊपर के जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल के, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, वो आज 20-22 साल के हैं और 2-3 साल के बाद कहीं ना कहीं अपना काम शुरू करेंगे, कहीं ना कहीं अपना काम शुरू करेंगे। और वे ही हमारे बच्चे हैं जो आज़ादी का 100 वर्ष पूरा होगा तब हमारा भारत कैसा होगा वो बनाने का काम आज का ये युवक करने वाला है। आज का युवक करने वाला है। आज जो कॉलेज में पढ़ता है उसके हाथ में भारत का नेतृत्व आने वाला है। हम भारत कैसा चाहते हैं, जैसा भारत हम चाहते हैं ऐसा हमारे बच्चों को बताना पड़ेगा कि हम ऐसा भारत की रचना करना चाहते हैं, आप इसमें आगे बढ़िए। ऐसी शिक्षा उसको देने की आवश्यकता है जो भारत को विश्व गुरु बनाए। और ये ही हमारे युवा है आज जो पढ़ रहे कॉलेजों में, ये आने वाले समय भारत का नेतृत्व करने वाले हैं और भारत को विश्व गुरु बनाने वाले हैं। तो उनके विचार कैसे होने चाहिए, उसकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, क्या जाति जाति में वो मिल जाएगा, क्या ऊंच नीच का भेद इसके मन में, इसके दिल में रख कर जाएगा? उसे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा मित्रों।
और सिर्फ न सिर्फ भारत केंद्र में रखकर उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ऐसी शिक्षा का वातावरण हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पैदा करने की ज़रूरत है, तो ही हमें भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। जय हिंद।